हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं सरिता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कराते हैं सीटेट की तैयारी। सीटेट के प्रिपरेशन के लिए हम लग गए हैं और बहुत सारी वीडियोस जा चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन अभी तक यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सारे वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए और आपका अगर जो भी पोर्शन वीक है, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी है तो चाइल्ड साइकोलॉजी के आप प्लेलिस्ट में जाएं, अगर आपका ईवीएस है तो ईवीएस में जाएं, अगर आपका मैथ पेडागोजी के वीडियोस आपको चाहिए तो वहां जाएं, हिंदी तो हिंदी और संस्कृत चाहिए तो संस्कृत। तो ये सारे वीडियोस कवर हो चुके हैं दोस्तों। आप अगर प्राइमरी लेवल के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी वहां से हो जाएगी। बात करें जूनियर लेवल की तो सी टेट जूनियर लेवल के लिए सारे प्रीवियस पेपर की हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं और वहाँ भी तैयारी हमारी चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, 2011 से हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। इस समय 2016 का पेपर हमारे सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 2016 का सीटेट जूनियर लेवल 6 to 8 के लिए सोशल स्टडी की। बाकी दोस्तों सभी जो भी हैं साइकोलॉजी, उसी से आपका प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों कवर हो जाता है। तो वो सारे वीडियोस आप देखिएगा। प्लस हम करा रहे हैं इस समय सोशल स्टडी जूनियर लेवल के लिए 60 क्वेश्चन जो कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2016 का सी डेट का आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री यात्रा पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? आपके ऑप्शन हैं वास्को डी गामा, जुयन यंग, क्रिस्टोफर कोलंबस और फाजियन। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक। तो दोस्तों देखिए, सुनिएगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। और जब भी हमारा वीडियो स्टार्ट होता है दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ एक नोटबुक और एक पेन ले करके बैठिए, जिससे कि आपको आंसर के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। जिसे आप नोट करते जाएंगे तो क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा हट के अगर आए तो वहां पे भी आप अपना 100% दे पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो सुनिएगा, भारत में व्यापारिक लाभ को देखते हुए 15वीं शताब्दी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के लोगों ने भारत आने के मार्ग को ढूंढना प्रारंभ किया। इसी क्रम में क्रिस्टोफर कोलंबस वर्ष 1492 में, नोट कीजिए, वर्ष 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक महासागर पार कर अमेरिका पहुंचा। कोलंबस को ही अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा वर्ष 1498, 1498 में। तो भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा 1498। और यहाँ पे बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस तो वर्ष 1492 में। 92 और 98, 1400 में ही दोनों हुआ है। पहला है कोलंबस ने जो किया था, ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका पहुंचा था। तो ये हो जाएगा आपका 1492 में। ठीक है। और वास्को डी गामा वाला 1498 में। नोट कर लीजिएगा ये दोनों डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रारंभ किया? चोल, कुषाण, चेर और पांड्य, ये 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों देखिए, मलयालम भाषा में लिपि का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता था। नोट कीजिएगा, केरल राज्य में किया जाता था। और मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम जो है किसकी राज्य भाषा है? केरल की राज्य भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नोट कीजिएगा, मलयालम केरल की राज्य भाषा है। प्राचीन दक्षिणी भारत में केरल राज्य में चेर राजवंश का शासन था, अतः चेर राजवंश ने अपने अभिलेख में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया था। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासन, नोट कीजिएगा, सेन गुट्टवन था। कौन था राजा? सेन गुट्टवन था। इसे लालचेर के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस शासक को, जो कि सबसे प्रतापी था, चेर वंश का शासक शेर गुट्टवन, इसे लालचेर के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में पत्तिनी पूजा का प्रारंभ शेर गुट्टवन ने ही कराया था। देखिए कितने छोटा सा क्वेश्चन है, बट आपको इससे कितने इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। तो नोट कीजिएगा कि ये जो आपका मलयालम है ये केरल की राज्य भाषा है, और
केरल की राज्य भाषा है। और चेर राजवंश का जो शासक था वो था, प्रतापी शासन था, ये शेन गुट्टवन। इसे क्या कहा जाता था, लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। और दक्षिण भारत में पत्तिनी पूजा का प्रारंभ शेन गुट्टवन ने ही कराया था। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चेर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? ऑप्शन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, या गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विद्रोह। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, असम में आदिवासी समूहों द्वारा, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब असम के बारे में सुनिएगा कि वर्ष देखिए 1906 में, जो क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में सोग्राम संगमा का विद्रोह असम के ब्रिटिश के विरुद्ध असम के आदिवासी समूहों के द्वारा औपनिवेशिक वन कानून के विरोध में किया गया था। किससे किया गया था? औपनिवेशिक वन कानून के विद्रोह में, वन कानून के विद्रोह में किया गया था, विरोध में किया गया था। औपनिवेशिक वन कानून से आदिवासी समुदाय के संस्कृतियों का क्षरण हो रहा था और उनको जीवन निर्वाह में कठिनाई भी हो रही थी, कठिनाई भी महसूस होने लगी। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने संस्कृति एवं जीवन की रक्षा के लिए, किस लिए किया, अपनी संस्कृति और जीवन की रक्षा के लिए असम तथा अन्य स्थलों के आदिवासी समूहों के द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो भी कुछ क्वेश्चन से इधर मैं जो भी कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के पार्ट हैं। तो क्वेश्चन वैसे का वैसे कोई कोई आ जाता है, कोई कोई क्वेश्चन वही ना आकर के उससे रिलेटेड और थोड़ा डीप आकर के या उससे थोड़ा सा साइड हट करके क्वेश्चन बनता है। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी है जानकारी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, या इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी, या इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। बोलिए क्या होगा? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन में वर्ष 1919 में भारत में लागू किया गया क्या लागू किया गया? देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 के साइमन कमीशन भारत आया। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आपका फर्स्ट ऑप्शन, इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। व्हाइट मैन मीन्स सभी अंग्रेज इसमें हैं, और ब्लैक मैन करके आता है तो वो भारतीयों को इंगित करता है। भारतीय जहाँ रहते हैं वहां पे ब्लैक मैन कहते हैं, और व्हाइट मैन मतलब सारे अंग्रेज थे उसमें। तो व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इस कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। कौन सा नारा दिया गया? साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। आप जानते होंगे साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में कौन घायल हुआ था? लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ से पता चलता है। पहला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए, सही जोड़े बनाने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से इसको देखना होता है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उससे रिलेटेड ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन सही आ जाएगा। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। आंदोलन संगठन है और सुधारक है, तो किस आंदोलन या किस संगठन के कौन सुधारक रहे हैं? ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, युवा बंगाल आंदोलन, सर सैयद अहमद खां और रामकृष्ण मिशन, हेनरी लुइस विलियम, और यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन, केशव चंद्र सेन। तो देखिए, आप जैसा कि जानते होंगे, ब्रह्म समाज का तो जान ही रहे हैं। ब्रह्म समाज के सुधारक कौन थे? देखिए, यहाँ पे आपका ब्रह्म समाज सुधारक केशव चंद्र सेन, और रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद। अगर देखिए, चारों ऑप्शन अगर नहीं मिलता है या नहीं आपको याद है, तो एक दो ऑप्शन तो याद रहता ही है। हमने पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ तो याद रहता है। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन आप सभी को याद होगा, तो रामकृष्ण मिशन हम चलते हैं।
रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक। और ब्रह्म समाज का आंदोलन ये केशव चंद्र सेन हो गए, ठीक। और बच्चा आपका ये दोनों तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां का है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। और युवा बंगाल आंदोलन तो ये हो गया हेनरी लुइस विलियन, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विलियन। तो क्या हुआ, पहले का आपका हो गया केशव चंद्र सेन, तो पहले का आप पहले आईवी लिख लेंगे, देखिए इस तरह से बनाए कीजिए, पहले हमने आईवी लिख लिया। फिर दूसरे का युवा बंगाल आंदोलन दूसरा था, दूसरे का है ये थर्ड, फिर उसके बाद हमने थर्ड रख लिया। और फिर रामकृष्ण मिशन का फर्स्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा अलीगढ़, डी ऑप्शन का हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे होगा क्या, 4312, 4312 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे आपको देखना 4312 फर्स्ट ऑप्शन में ही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4312 आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। तो इस तरीके से बना लेंगे दोस्तों, बिल्कुल 100% आपका राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। क्या है आपका क्वेश्चन कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। तमिलनाडु को बनाने के लिए, तेलंगाना, केरल या आंध्र प्रदेश। तो देखिए वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु की बात हो रही है, तो ये आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए वर्ष 1952 में 52 ईस्वी में भूख हड़ताल पर बैठे। और इसी दौरान दिसंबर 1952 में ही श्री रामुलु की मृत्यु भी हो गई थी। वे जब भूख हड़ताल पर बैठे थे भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश को, तो इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो भाषाई आधार पर वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बनता है, प्रथम राज्य घोषित किया गया कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। कब हुआ, 1953 में। 52 में ये बैठे थे भूख हड़ताल पे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। गांधीवादी नेता थे वयोवृद्ध कौन, श्री पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। वहादते दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। ऑप्शन है आपके अब्दुल अली जिन्ना, बाजी मोहम्मद, मौलाना आजाद, सैयद अहमद खां। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मौलाना आजाद। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो वहादते दीन अर्थात इसको क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वहादते दीन को क्या कहा जाता है। तो सभी धर्मों की बुनियादी एकता कहा जाता है। तो सभी धर्मों की बुनियादी एकता के प्रबल हिमायती थे ये कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से जानते रहिए आपकी जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इन्हें प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आपका यहाँ राइट ऑप्शन हो गया सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो चलिए देखिएगा, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा जिसे हम मकर वृत्त कहते हैं, और कर्क रेखा जिसे हम कर्क वृत्त भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा बताइए। देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कर्क रेखा कर्क वृत्त। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानिएगा कुछ कर्क रेखा के बारे में। देखिए भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला जो प्रमुख अक्षांश होता है वो कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहलाता है। इसे 23 सही 1/2 अंश अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 23 सही 1/2 अंश अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है। देखिए ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन, आपको रट गया होगा। तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन सा ये भी देख लीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया कर्क रेखा। आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा 23 सही 1/2 अंश अक्षांश से भी इसे कहा जाता है। 8 राज्यों से जाती है, ये आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। पृथ्वी दिन की परिभाषा कौन सी है, पृथ्वी दिन होता क्या है। तो पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, या वे दिन
वे दिन जिन दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, या देशांतरों के मध्य की दूरियां, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो देखिए, पृथ्वी जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमती है, उसी समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी जितने समय में अपने अक्ष पर, बात हो रही है अपने अक्ष पर, एक चक्कर पूरा घूमती है, उसी को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की जो गति है, उसको हम भू परिभ्रमण परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। तो परिभ्रमण को घूर्णन कहते हैं, और परिक्रमण भी होता है। तो परिभ्रमण जो होता है उसको आप घूर्णन भी कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया डी ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए, फिर आपको सही जोड़े बनाने के लिए दिया है, और दिया क्या है? वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियां। तो कौन से वनस्पति के प्रकार हैं, जिनकी क्या प्रजातियां, ये देखेंगे आप। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां और मैंग्रोव वन। और आपका यहाँ प्रजातियों में दिया है सुंदरी, बबूल, महोगनी और साल। तो किन वनों की कौन सी प्रजाति है, आइए देखते हैं। उसके बाद फिर मिलान कराना इजी हो जाएगा जब आप जान जाएंगे कि कौन सी प्रजाति किसकी है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होती है, ये किस प्रजाति की है? देखिए, महोगनी जो वृक्ष जो प्रजातियां होती हैं पौधों की, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन होती है, महोगनी। तो आप आएंगे, पहले का थर्ड हो जाएगा आपका। पहले का आपका हो जाएगा थर्ड। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का हो जाता है आपका महोगनी। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होता है वो साल होता है। देखिए, पतझड़ वन अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का हो जाएगा साल, जस्ट इसके नीचे ही आया। फिर कटीली झाड़ियां, और कटीली झाड़ियां कौन सी होंगी? बताइए, कटीली झाड़ियां कौन सी होंगी? बबूल होती हैं, जिसमें कांटे होते हैं, कटीली झाड़ियां बबूल हो जाएंगी। ये तो आप लगा ही लेंगे आराम से। और मैग्रो वन भी आप जानते हैं, सुंदरी। तो आपका ये देखिए क्या बना, पहले का आपका हो गया थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका राइट हो जाएगा। है कहाँ? 3 4 2 1 पहले ही ऑप्शन में है, 3 4 2 1। तो आपका ए ऑप्शन ही इसमें भी राइट हो गया मिलान के लिए। देखिए दोस्तों, जब आराम से ऐसे करेंगे, फिर साइड में आप लिख लेंगे पहले का मिलाए तो कौन सा हुआ। इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। 3 4 2 1 हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो दोस्तों, अंटार्कटिका में स्थित है, आपको पता होगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका शोध संस्थानों के लिए जाना जाता है। तो अंटार्कटिका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए, जलवायु परिवर्तन पर जो शोध कार्य करने के लिए भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीपों पर अपने शोध संस्थानों की स्थापना की है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम शोध केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री, द्वितीय मैत्री है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, द्वितीय है मैत्री, तथा तृतीय था भारतीय शोध केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको पता ही है। अंटार्कटिका जो है 5वें नंबर पे आता है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चलिए, आपका ये राइट आंसर हो गया अंटार्कटिका। ये 5वें नंबर पे आने वाला महाद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी पर विचार कीजिए कि उष्ण अर्थात गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और बी है आपका शीत मतलब ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। अब यही आपको बताना है कि कौन सा इन दोनों में से सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अब बताइए, ए सही है, बी गलत है, या ए और बी दोनों गलत है, या ए बी दोनों सही है, या ए गलत और बी सही है। तो इन दो ऑप्शन जो दिया गया है, इसके बारे में आप जानेंगे तो आराम से बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों देखिए, गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन तो सही है। और बी ऑप्शन देखेंगे कि शीत या ठंडी महासागरीय धाराएं जो हैं वो उच्च अक्षांश अर्थात ध्रुवों के पास उत्पन्न होती हैं और निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं। अतः आपका बी जो हो गया ये गलत है। तो आपका ये पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में है? पहला सही दूसरा गलत। ए सही है और बी गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, ए सही है और बी गलत है। तो
आगे बढ़ेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, तो आप ये ऑप्शन वाली चीज़ें जो है कर ले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि घबराने से कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सही है, ए बी में। बस आराम से, बहुत इजी होता है, आराम से पेशेंस के साथ करेंगे, आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं 13 क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम 2011 से कराते आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो एक वर्ष में 2 बार होता है, फरवरी का भी करा रहे हैं प्लस सितंबर का भी करा रहे हैं। ऐसे अगर आप सारे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं तो कई क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये अक्षांश से, भूमध्य रेखा से, और कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड आते ही हैं। तो वो क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाने हैं, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप नोट बुक और पेन लेकर के बैठे हैं, लिख रहे हैं, तो आपके अगर एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी कहीं नहीं जाएंगे। और मैं बात बता दूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दोस्तों एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं 6, 7, 8। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जिसने पढ़ ली उसका बहुत ही बेहतर जाएगा। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि एनसीईआरटी की बुक अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो मैं यहाँ पे जो भी करा रही हूँ क्वेश्चन, ये जान लीजिए कि सारे एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। अभी हम 2016 में चल रहे हैं, 16 के बाद 17, 18, 19 कराने के बाद दोस्तों जो हमारा समय बचेगा 5-10 दिन का, उसमें एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड मैं अभी सेलेक्ट कर रही हूँ और रिवाइज कर रही हूँ, उसको नोट बना रही हूँ। तो वो सेलेक्टेड जो कुछ होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th क्लास का ज़्यादा आता है, फिलहाल 7th और 8 में से मैं कवर करके लास्ट टाइम में वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों वो सारे वीडियोस भी लेने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है अगर, तो लग जाइए। वीडियोस बड़ी होंगी, नो प्रॉब्लम, हमें अब पढ़ना है और जोर शोर से पढ़ना है। अब का ज़्यादा समय तो रह नहीं गया, 15 दिन तकरीबन रह गए हैं, फिर प्रैक्टिस सेट भी करनी है। तो पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके वीडियोस को देखिए, एक बार पूरा देख लीजिए, फिर पॉज करके वीडियो को देखिए कि इसका आंसर आप खुद से कैसे लगा पा रहे हैं, और जो आपको नहीं आता है उस पॉइंट को नोट करते जाइए कि इस पॉइंट को मुझे समझना है, फिर उस कॉन्सेप्ट को किसी बुक से क्लियर कर लीजिए। और फिर जो भी कुछ कमी रह जाएगी वो लास्ट में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड्स बताऊंगी एक वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड मैं एक समरी लेकर के आऊंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इन सबको पाने के लिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको ऑल बटन पे टच कीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन मिलते जाए और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचे और आप अपना स्टडी अच्छे से जारी रख सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है? आपका क्वेश्चन है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास मीन्स क्या? ऑप्शन देखिए, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवद गतिशीलता, या दूसरा ऑप्शन है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, और नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता या वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। देखिए प्रवास का मतलब क्या हुआ? ऋतु प्रवास का मतलब हो गया, देखिए आजीविका की तलाश में जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने पशुधन के साथ साथ चरागाहों की खोज में जो स्थान परिवर्तन होता है उसी को हम ऋतु प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन को के साथ लोगों का जो ऋतुवत गतिशीलता है, मतलब ये कि अपने पशुओं को लेकर चरागाहों के लिए, आज यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हो गया है तो यहाँ पे चरागाह नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे पशुओं का कैसे जीवन यापन होगा, उनकी आजीविका के लिए हम यहाँ से वहाँ अपने स्थान का जो परिवर्तन करते हैं वही कहलाता है हमारा ऋतु प्रवास। ऋतु के कारण प्रवास करना, यहाँ से वहाँ अपने स्थान का परिवर्तन करना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े बनाइए, देखिए क्या है, शैलों के प्रकार और उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी बनते हैं शैलों से, अंतभेदी आग्नेय शैल चूना पत्थर, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बलुआ पत्थर, अवसादी शैलें बेसाल्ट, और कायांतरित शैलें ग्रेनाइट। फिर आपका वही ऑप्शन है और आपको मिलान करना है। तो जैसा अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ आपको कि देखो शैलों के प्रकार में आपका जो अंतर्भेदी आग्नेय शैलें होती हैं वो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट कौन सी शैल होती है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और बहिर्भेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट होता है। तो आपका अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो जाएगा यहाँ पे, अंतर्भेदी आग्नेय शैल ग्रेनाइट, फर्स्ट का 4 हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट का 4, एंड सेकेंड का आपका बेसाल्ट हो जाएगा, सेकेंड का 3rd हो गया, और ठीक। और अवसादी सेल जो होते हैं वो बलुआ पत्थर चूना पत्थर होता है। अवसादी सेलें जो होती हैं वो बलुआ पत्थर चूना पत्थर होता है। अवसादी सेलें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर होता है।
और कायांतरित शैलें भी वही सब चीजें वही हैं। तो चूना पत्थर बलुआ पत्थर देखिए इसी में आ गया है 2 बार, बलुआ पत्थर चूना पत्थर, तो ये कायांतरित शैल भी ऐसे हो गया। तो बना क्या हमारा फर्स्ट का 4 3 2 1, 4 3 2 1। कहाँ है आपका ऑप्शन, देखिए 4 3 2 1 है कहाँ, 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। कितना इजी इसमें दे दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारे, अभी तक हमने 3 4 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन में ही मिला, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिलेगा। उसको आप अपने माइंड में सेट करके जैसे ये नंबर आप बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है। चिनुक स्थानीय पवन, अब देखिए आपको चिनुक स्थानीय पवन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये है क्या, वेल्ड, पंपास, प्रेयरी, सवाना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका प्रेयरी सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रेयरी हो जाएगा सही ऑप्शन। देखिए चिनूक क्या है, चिनूक राकी पर्वत के पूर्व ढलान क्षेत्र से अमेरिका व कनाडा में चलने वाली पवनें हैं। राकी पर्वत के पूर्व में जो ढलान क्षेत्र हैं वहां से अमेरिका व कनाडा की ओर जो पवनें चलती हैं उसको हम चिनूक कहते हैं। अमेरिका के घास के मैदान को आप जानते हैं प्रेयरी कहा जाता है, अतः चिनूक जो स्थानीय पवन प्रेयरी क्षेत्र में बहती है। चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहते हैं, नोट कीजिएगा। चिनूक जो है ये राकी पर्वत से पूर्व ढलान क्षेत्र के से अमेरिका और कनाडा की तरफ चलने वाली पवनें हैं। प्रेयरी मैदान में, प्रेयरी जो घास के मैदान क्षेत्र है वहां पे जो चलने वाली हवा है उसको चिनूक कहते हैं, स्थानीय पवन है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चिनूक को और क्या कह सकते हैं, तो हिमभक्षी कहकर भी आ सकता है, हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। किसको, चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहते हैं, क्योंकि इसके चलने से चरागाहों पर जमे हुए बर्फ पिघल जाते हैं तथा पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैसी पौने हैं चिनूक, हिमभक्षी पौने हैं। होता क्या है देखिए इनसे मोस्ट एक पॉइंट की बात है कि चरागाहों पर जमे हुए बर्फ पिघल जाते हैं तथा पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर प्रेयरी हुआ, और इससे जुड़ी जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपसे शेयर की। तो दोस्तों आप नोट कर रहे हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो 2 से 3 बार आपको वीडियो सुनना होगा, क्योंकि एक बार सुनने पर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि क्या था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल रहा है, बट एक्स्ट्रा जो है वो मैं बता रही हूँ, वो मैं कहीं लिख नहीं पा रही हूँ दोस्तों। तो जो मैं बता रही हूँ मेरी बातों पर ध्यान कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, उसको पॉज करके इंपॉर्टेंट जो लगेगा, जो आपको नहीं पता है वो चीज़ें आप नोट कर लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, बट कई बार आई हुई है और हर बार ही किसी न किसी मंडल से एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बात हो रहा है रेडियो प्रसारण की, तो वायुमंडल है। वायुमंडल का सबसे बाह्य परत जो होता है वायुमंडल, रेडियो प्रसारण में सहायता करता है। जो रेडियो तरंगों का जो भूपृष्ठ पर परावर्तन आयन मंडल से होता है, जो तापमंडल का निचला भाग होता है, तापमंडल के ऊपरी और बाह्य मंडल को तापमंडल मंडल के ऊपरी तथा बाह्य भाग को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया बी ऑप्शन राइट, वायुमंडल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सुनहरी जरी निम्न में से किसकी एक किस्म है। सुनहरी जरी किसकी किस्म बताइए, सिल्क, जूट, सूती वस्त्र या नायलॉन। तो ये जो सुनहरी जरी है ये जूट फसल की एक किस्म है, जूट फसल की किसकी किस्म है, जूट फसल की एक किस्म है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सुनहरी जरी। नोट कीजिएगा, सुनहरी जरी जूट फसल की एक किस्म है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। देखिए जनसंख्या घनत्व से आपका अभिप्राय क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति जो इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। नोट कीजिएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 है, जबकि भारतीय राज्यों में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किसका है, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है। तो आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। विवृत खनन, कुपकी खनन,
आखनन और कूपक, ये सब है क्या, देखेंगे एक तरीके से कि देखिए पृथ्वी की सतह के निकट, यहाँ पे आपका आखनन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जहां ज्यादा कुछ समझाने जैसी चीजें होंगी वहां पे मैं बताती चलूंगी, और जिसमें नहीं कुछ बताने लायक है वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है, टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। टोकरी बुनाई देखिए एक तरीके से लघु उद्योग का उदाहरण है, आप जानते हैं टोकरी बुनाई जो है ये लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग वे कौन से होते हैं बताइए, जहाँ की 5 से 10 व्यक्ति, सीमित संख्या के लोग ही उसमें, सीमित संख्या में कुछ लोग काम करते हैं, उसको लघु, लघु का मतलब ही हो गया छोटा। तो सीमित संख्या में कुछ 5 से 10 व्यक्तियों द्वारा, जो सीमित संख्या द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वो लघु उद्योग कहलाता है। तो टोकरी बुनाई जो हो जाएगा आपका लघु आकार का है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लघु आकार का ये उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, तानाशाही के संदर्भ में कौन सा एक गलत है, नोट कीजिएगा। गलत पूछ रहा है तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा गलत है। देखिए तानाशाही होता क्या है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, या तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, या तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। दोस्तों देखिए इसमें इसमें पहला आपका सही हो जाएगा कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तानाशाह का मतलब क्या होता है, तानाशाह का मतलब होता है मनमानी करना, जो अपने मन में आए बस वही करना, किसी को ना सुनना। तो उसमें आप प्रश्न कथनों में आप उनके निर्णय पे, जो तानाशाही होते हैं उनका जो निर्णय हो गया तो हो गया, उस पर आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये गलत है, आप प्रश्न नहीं उठा सकते। तो आपका राइट पूछा है गलत क्या है इसमें, तो गलत हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तानाशाह में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित सदियों में से किस पर बनाया गया, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया, किस नदी पर कौन सा बांध है, कृष्णराज सागर बांध। तो कृष्णराज सागर बांध आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर, नोट कीजिएगा कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर है। और इस बांध का निर्माण दोस्तों देखिए 1932 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। इस बांध का निर्माण, कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1932, ठीक, 1932 में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अगर कहें तो 38 मीटर इसकी ऊंचाई, और 3.5 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। 38 सिर्फ मीटर है, किलोमीटर नहीं, 38 मीटर ऊंचाई, अगर ऊंचाई कहें तो 38 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, और लंबाई जो होगी ये 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर ये आपकी हो जाएगी, नोट कीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर है, इसका निर्माण हुआ था 1932 में, 1932 में निर्माण हुआ था। ऊंचाई कहें तो 38 मीटर, और लंबाई कहें तो 3.5 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका पुत्री, पुत्रियों, पुत्र। चलिए छोड़िए, इस ऑप्शन को हम छोड़ते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि देखिए हिंदू अधिकार उत्तराधिकार संशोधन है क्या। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन जो है ये अधिनियम 2005 के अनुसार मृतक पिता की संपत्ति में उसकी पत्नी, पुत्रों, पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। पहले क्या होता था, उत्तराधिकार का मतलब पुत्रों का, लेकिन अब उनकी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। कब ये हुआ संशोधन, ये हुआ अधिनियम 2005 के अनुसार। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पत्नी, पुत्र और पुत्रियों,
सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों, यहाँ पे दिया है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2005 याद कीजिएगा, अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? विविधता में एकता, ये जो मुहावरा है एक तरीके से, इन राष्ट्रीय नेताओं से, कुछ राष्ट्रीय नेताओं के ऑप्शन में नाम है, उनमें से ये किसने दिया? तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का मुहावरा जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और वही प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रमुख राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुहावरा भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, संप्रदाय और अलग अलग खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए दिया था, विभिन्नता में एकता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर चीजों में हमारे खान पान, भाषा और संप्रदाय, जाति, हर चीजों में जो विभिन्नता थी उसे देखते हुए उन्होंने ये दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, आपको देखना है ये सही है या गलत। और दूसरा ऑप्शन है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। देखिए दो ही ऑप्शन तो है, दो में आप समझ लीजिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जनपद पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यायिक व्यवस्था देखना। न्यायिक व्यवस्था देखना है, न कि विकास योजनाओं का निर्धारण करना। तो पहला ऑप्शन क्या है? विकास योजनाओं का निर्धारण करना, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसका काम क्या है? न्यायिक व्यवस्था देखना और निर्धारण करना, और न ही धन का वितरण करने में किसी प्रकार की सहायता करना। तो धन का वितरण भी दूसरे ऑप्शन में दिया है, मतलब धन का वितरण करने का भी किसी का, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। जनपद पंचायत का कार्य विकास योजनाएं निर्धारित करना और धन वितरण करना नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन, ए और बी दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अब जानते रहिए आप कि क्या कार्य है इनका। न्यायिक व्यवस्था देखना है इनका कार्य। जनपद पंचायत का कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है न्यायिक व्यवस्था देखना, विकास योजनाओं को देखना नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार, देखिए दो कथन आपके सामने। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। और दूसरा हो गया, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो अब बताइए आपकी ए सही है और बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, या ए बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है? क्या होगा ऑप्शन? देखिए यहाँ पे आपका ए और बी दोनों गलत है हो जाएगा यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा, नोट कीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा सरकार के किसी भी स्तर पर, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार के विभागों के संदर्भ में सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये आप जानते हैं। केवल यहाँ पर दिया है कि केवल, देखिए दिया है केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की, केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की सूचना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है कि नहीं? चलेंगे आगे। तो और दूसरा क्या दिया है कि विभागों के संदर्भ में सूचना प्राप्त की जा सकती है, और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी भी स्तर के किसी भी न्यायालय में याचिका दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कथन आपका ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रामाबाई, मुमताज अली, या राज सुंदरी देवी? क्वेश्चन क्या है? स्वप्न नामक कहानी, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी जो है ये आपका रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा था। किसने लिखा था? रुकैया सखावत हुसैन। देखिए ये जो कहानी है रुकैया सखावत हुसैन की थी, ये पुस्तक जो है स्त्रीवादिता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? स्त्रीवादिता को प्रदर्शित करती है, नोट कीजिएगा। और पुस्तक 1905 में लिखी गई थी और प्रकाशित कब हुई? 1908 में। ये नोट कीजिएगा कि लिखी तो गई 1905 में और प्रकाशित हुई 1908 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी लिखा गया रुकैया सखावत हुसैन
1905 में प्रकाशित हुई और 1908 में 1905 में लिखी गई और 1905 में प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ईवी रामास्वामी पेरियार या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या ज्योतिराव फुले या श्री नारायण गुरु। तो दोस्तों ये गुलामगिरी नामक पुस्तक की जो रचना है प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने की है। और ज्योतिराव फुले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिराव फुले के बारे में आप जानें, ज्योतिराव फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि गुलामगिरी, गुलामगिरी याद रखिएगा नामक पुस्तक, इसके लेखक हैं ज्योतिराव फुले और ये महाराष्ट्र के हैं। इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की है। क्वेश्चन आ जाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पे क्या क्या मिला आपको? गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं ज्योतिराव फुले। ये रहते कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। तो यहाँ से आपके 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं जिसका आंसर आपको मिला। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, अपील की व्यवस्था का अर्थ हो जाता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि इसमें जो है अपीली व्यवस्था को शामिल किया जाए। तो अपीली व्यवस्था को शामिल किया गया और अपीली व्यवस्था का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। अपील करना मतलब किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करना, अपील करना, प्रार्थना करना। न्यायिक व्यवस्था में अपीली व्यवस्था का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को लगता है कि न्यायालय के द्वारा न्याय नहीं मिल पाया तो उससे ऊपर के न्यायालय में याचिका डाल सकता है वो। तो यही होता है अपील करना कि नहीं, हमको यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो हम उसके ऊपर के न्यायालय में याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा उसे फैसला सही नहीं दिया गया तो वह इसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है सरकार के कार्यपालिका अंग से? देखिए, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। नोट कीजिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? 3 अंग होते हैं आपके, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, अब विधायिका ऐसे समूह है, ऐसे लोगों का समूह है जो नियम एवं कानून का निर्माण करते हैं। लिखिएगा, विधायिका नियम और कानून निर्माण। कार्यपालिका लोगों का समूह होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। ठीक है, और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका पर उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका पर उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आप यहाँ पर जान पाए। तो आपका यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। सरकार का जो कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, तो कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? अभी मैंने तीनों के बारे में बताया। कार्यपालिका होता है जो लोगों का समूह होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ आपका मिल गया आंसर, शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन और 31 से लेकर के 60 तक हम अगले पार्ट में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप 30 देखिए, फिर आपको कल मैं प्रोवाइड कराऊंगी 31 से लेकर के 60 तक। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा। हम आपके साथ लगे हैं तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं दोस्तों। बात यहाँ पे सिर्फ हो जाती है कि 30 करूँ या 60 करूँ। मैं कई बार पूछी हूँ बट आप लोग कुछ बताएं तो बात आगे बढ़े। फिलहाल मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ, चाहे आप 30 कीजिए चाहे 60 कीजिए, एक बार में 2 वीडियोस देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको तैयारी करनी है और एक वीडियो पूरा देखने के बाद, मैं फिर से कहूँगी, पूरा देखने के बाद जब दोबारा आप देखें तो उसे पॉज करके आंसर खुद से देने की कोशिश करें। उसके बाद फिर मेरा सुने कि मैंने उसके बारे में क्या कुछ बताया है। तो यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।